हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड आज हम बात करेंगे, जो मैंने आपसे पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि अभी मेरे बेटे में कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ मुझे देखने को मिल रहे हैं। जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ वो प्रॉब्लम कर रहा है। वो वीडियो मैंने पहले डाला था, फिर मैंने बोला था कि मैं उसका अपडेट दूँगी। तो यार डेफिनेटली गाइस, उस टाइम पे मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि मैं इस चीज़ को कैसे टैकल करूँगी। लेकिन थैंक गॉड कि वहाँ पे उसको हम लोग रेगुलरली फिर ले जाते रहे। उन बच्चों के साथ जिनके साथ इसने प्रॉब्लम किया था, वो जो उसको पहचान रहे थे, बार बार हर रोज़ ये वहाँ पे जा रहा था, तो फिर हम लोगों ने उनको थोड़ा सा बताया कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और थोड़ा सा हम लोगों ने जो फ्रेंडशिप का एक माहौल है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने बनाने का ट्राई किया। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को हेल्प हुआ। अभी वो बच्चे उसको पहचानते हैं, लेकिन वो समझते भी हैं कि अर्नब में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अभी वो इतना ज़्यादा उससे मतलब वो बोलते हैं ना कि खुद वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं उस चीज़ से। तो डेफिनेटली अर्नब अब अच्छी तरह से बिना किसी प्रॉब्लम के वहाँ खेलता है और डेफिनेटली उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी आया। वहाँ पे जाकर ही मैंने उसको समझाया सब कुछ, तो उसने गेट करना स्टार्ट किया, वो सबसे अच्छी बात है। और दूसरा ट्राई मैंने क्या किया कि अभी एक नया एक्टिविटी मैंने उसको स्टार्ट किया है। क्या किया है, उसको पहले हम लोग साइकिलिंग जो करता था वो, तो उसकी साइकिल हमने स्पोर्टिंग व्हील्स जो होते हैं उससे मैंने उसको स्टार्ट किया था। तो हम लोग सोच रहे थे कि अभी उसको सपोर्टिंग व्हील्स नीचे से निकाल देंगे और वो खुद साइकिलिंग करेगा। अभी आई थिंक वो बड़ा हो गया तो बैलेंस वो बना लेगा। तो वो चीज़ उसने बहुत ही अच्छे से की। तो उसने हार्डली 3 दिनों में वो साइकिल बिना सपोर्टिंग व्हील के वो साइकिल चलाना सीख गया। वो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ऑफ कोर्स आपकी जो ब्लेसिंग्स उसे मिल रही हैं, डेफिनेटली ये उसी का इफ़ेक्ट है। तो अभी मैं क्या करती हूँ गाइस, जब उसको पार्क में लेके मुझे जाना होता है तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि हाफ एन आवर मैं उसको जम के साइकिलिंग कराती हूँ। जिससे क्या होता है गाइस कि थोड़ा सा एनर्जी जो है वो डाउन हो जाता है, वो थोड़ा थक जाता है। उसके बाद मैं उसको पार्क में लेके जाती हूँ, तो उससे भी वो चीज़ रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हाइपरनेस नहीं रहती है। तो बच्चा जो है थोड़ा शांत रहता है और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जब आप बच्चे को पार्क में लेके जा रहे हैं या पब्लिक स्पेस पे ले जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप अगर शाम को पार्क में ले जाते हैं तो पहले उसको थोड़ा सा आप फिजिकल एक्सरसाइज या फिर साइकिलिंग करवाइए। उससे क्या होगा, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, जैसे अर्नब हाइपर एक्टिव था, अभी भी है थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो बर्न हो जाती है और बच्चा थोड़ा शांत हो जाता है। तो ये चीज़ एक तो आप ज़रूर कीजिए। दूसरी चीज़, वहाँ पर जाकर ही आपको समझाना पड़ेगा बच्चे को। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर प्रॉब्लम पार्क में हो रहा है तो आप उसको घर में टैकल कर पाओगे गाइज। अगर प्रॉब्लम बाहर हो रहा है तो वो चीज़ पब्लिक प्लेस पे जाकर ही सॉर्ट आउट होगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। और डेफिनेटली अर्नब ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया। रिसेंटली उसको एक नया फ्रेंड मिला है, उस दिन भी मैंने बताया था आपको। और वो फ्रेंड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेट कर रहा है अर्नब को। और कल इनफैक्ट वो अपने दूसरे दोस्तों से अर्नब को मिला रहा था और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है, इसको हम लोग अपनी टीम में रखेंगे, प्लीज़ इसको अपनी टीम में रख लो। तो उसके लिए वो फेवर मांग रहा था। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, हालांकि इमोशनल चीज़ भी है। और अर्नब उसको इतना फॉलो करता है, इतना फॉलो करता है, शाम को उसे वही चाहिए, पूछता है मुझसे, अगर ग्राउंड में वो नहीं आएगा तो पूछेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो कम से कम किसी की कंपनी को लाइक कर रहा है। और आई थिंक 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं, अभी वो अर्नब उसके साथ ही है, इसके साथ ही खेलता है वो, और उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहा है। तो और जो कुछ भी वो बोलता है उसको भी रिस्पॉन्स करने लगा है। तो एक तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसको बच्चों में, मैंने बोला था आपको कि भी उसको अपनी एज के जो बच्चे हैं उनमें इंटरेस्ट आ रहा है, उनके साथ खेलने का उसका मन करता है। ये चीज़ मैंने डेफिनेटली अच्छी तरह से गेस की थी। और वही चीज़ थी, उसको एक राइट वे सिखाना था मुझे कि बच्चों के साथ आपको कैसे खेलना है। तो वो चीज़ मैं अभी धीरे धीरे कर रही हूँ और अर्नब उस चीज़ को अपना भी रहा है। और सारी मेरी जो मैं उसको ऑर्डर देती हूँ, थोड़ा समझाती हूँ, तो उस चीज़ को भी वो थोड़ा दिमाग में रख रहा है। तो ये तो थी उस अपडेट के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया था। और अभी मुझे एक्चुअली कुछ कमेंट्स के आंसर करने हैं, जो मैं देख रही हूँ कि रिपीटली मतलब रिपीट होते हैं, हर दूसरे हफ्ते में कुछ कमेंट सेम ही होते हैं। तो मुझे लगा कि उनको लिख के आंसर करने से अच्छा है उनके ऊपर एक वीडियो बनाएं।
तो सबसे वाला रीसेंट कमेंट जो किसी ने किया है वो है कि बच्चे को फर्स्ट रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, स्टोरी बुक्स से स्टार्ट करनी चाहिए या कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। तो यार डेफिनेटली गाइस, अगर आपका बच्चा स्कूल जाने लगा है तब आप सोच रहे हो कि रीडिंग कैसे करवाना है, तो आप अब या बच्चा स्कूल में जा रहा है या फिर स्कूल में नहीं जा रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से आपको क्राइटेरिया बताऊंगी कि एक्चुअली करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो यही बात है कि आपको बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाने हैं, चाहे वो हिंदी है या इंग्लिश है, अल्फ़ाबेट आपको अच्छी तरह से सिखाने हैं। उसके बाद आपको अल्फ़ाबेट का जो फोनिक साउंड होता है, लाइक यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, वीडियो मिलते हैं, जैसे ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, डी सेज ड, वो आपको फोनिक साउंड उनको याद करवाने हैं। और उसके बाद जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं गाइस, र एन रैन, फ एन फैन, उसी तरह से रेड फेड, इस तरह के जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं गाइस, इनसे स्टार्ट किया जाता है। तो मतलब लेटर्स के बाद आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप बच्चे को जो फोनिक साउंड हैं वो अच्छी तरह से सिखा पा रहे हैं। गाइज, अर्नब को फोनिक साउंड बहुत ही अच्छी तरह से आते थे। इनफैक्ट वो मुंह से बोलता भी है, ए सेज ए, बी सेज ब, उसके दिमाग में वो चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से बैठी है, क्योंकि स्कूल में ही उन लोगों को उसी तरह से करवाया गया। स्कूल में ही उन लोगों को जो नर्सरी प्री प्राइमरी क्लासेस रहती हैं उनमें उनको पहले जो राइमिंग वर्ड्स हैं वही करवाए जाते हैं, उनका स्पेलिंग याद करवाया जाता है, उससे फोनिक साउंड बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाता है। तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ आगे जाके स्पेलिंग्स याद करने में, या रीडिंग में उसको प्रॉब्लम था, बट स्पेलिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं था। फिर जब आप बच्चे को फोनिक साउंड याद करवा देते हैं, मतलब वर्ड्स को रीड करना सिखाना है, रीडिंग से पहले हम लोग बच्चे को वर्ड रीड करवाना सिखाएंगे, छोटे छोटे वर्ड, राइमिंग वर्ड जब वो सीख जाता है, बहुत सारे राइमिंग वर्ड मिलेंगे आपको, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वही प्रैक्टिस आपको करवानी है। एक चार्ट बना लीजिए, उसमें बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स आपको एक चार्ट सा बनाना है, रोज़ बच्चे को वो करवाइए। बहुत ही ईजी होते हैं, ईजी सा स्पेलिंग होता है, बच्चा इंटरेस्ट लेता है। और पढ़ाना कैसे है, आपको ऐसे नहीं बोलना है आर ए एन रैन, नो, ऐसे बोलेंगे, आर सेज र मीन्स र एन रैन, फ एन फैन, इससे जो है वो फोनिक साउंड थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। उसके बाद जब बच्चा वर्ड्स बोलना सीख जाता है, उसके बाद आप अपनी जो, या तो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और उसने राइमिंग वर्ड्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो आप स्टोरी बुक लीजिए, जो शॉर्ट स्टोरी बुक्स होती हैं विद पिक्चर, वो आप यूज़ करो। और उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे आई टी इट, THIS दिस, इज, वाज, दे, दैट, दीज, ये जो सिंपल वर्ड होते हैं जो लगभग हर सेंटेंस में रिपीट होते हैं, लेसन की हर लाइन में रिपीट होते हैं, ये वर्ड्स आपको किसी भी चैप्टर में से चूज़ करके उनका भी अलग से चार्ट बनाना है और वो सिखाने हैं आपको। तो इस तरह से फिर मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट आप एक लाइन लीजिए, लाइन से बच्चे को रीड करवाना सीखिए, एक ही लाइन लेना है फर्स्ट, वो लाइन बच्चा बिना स्पेलिंग के रीड करे, तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन पे, 3 लाइन पे, इस तरह से जो रीडिंग है वो इजी हो जाती है बच्चे को। नो डाउट ऑटिस्टिक बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, 5 to 6 मंथ या 1 ईयर भी लग जाते हैं। अर्नब को जैसे 2 ईयर लग गया था, ये 3rd क्लास में आके उसने रीडिंग करना स्टार्ट किया, तो टाइम तो लगता है। ये चीज़ें तो आप पकड़ के चलो, प्रैक्टिस जम के करवाना है और टाइम लगेगा। कुछ बच्चे जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म में होते हैं वो तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लाइक नॉर्मल किड्स या नॉर्मल किड्स से भी ज़्यादा अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जैसे स्लो लर्नर है अर्नब, तो इन बच्चों को टाइम लगता है। तो आप ये मत समझिए कि ये कर ही नहीं पाएंगे, मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स गिव अप कर देते हैं, ऐसा लगता है कि ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। कई बार 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन बच्चा सीख जाता है। जैसे अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्नब बिल्कुल ईजिली रीडिंग कर लेता है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी रीडिंग कर लेता है। वो हिंदी का भी वैसे ही है, हिंदी का भी आपको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि उसको पहले तो लेटर आ जो वर्णमाला रहती है वो आपको करवानी है, उसके बाद जो मात्रा है उसके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। मतलब वो तो बहुत ही टफ होता है एक्चुअली। इंग्लिश फिर भी इजी है, हिंदी थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी अर्नब सीख गया, काफ़ी प्रैक्टिस लगा मुझे। उसके लिए भी आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे आ, ऊपर लिखेंगे आ और नीचे लिखना है उसका मात्रा, जो उसका एग्जैक्ट मात्रा होता है। लाइक जैसे कि ये तो इसमें उल्टा दिखता है, जैसे आप आ लिख रहे हो ना,
तो आ के नीचे यहाँ जो है आपको ये आ का मात्रा लिखना है, मात्रा। उसी तरह से ई का, ये आपको ये भी यूट्यूब पे इजीली मिल जाते हैं, इवन चार्ट ही मिल जाते हैं आपको। तो जैसे ही पैरेलली आप लिखो, ऊपर जो है वो अल्फ़ाबेट लिखो, आ लिखो, ई लिखो और नीचे लिखो उनका मात्रा। फिर बच्चे को हर रोज़ रिमाइंड करवाना है कि ये ई है और ये ई की मात्रा है, और साथ में उस मात्रा का कोई वर्ड लिखो। वर्ड नहीं लिखना है, जैसे की ई की मात्रा लिखवा रहे हो तो जस्ट क ई की मात्रा की, जस्ट यही लिखवाना है। आ की मात्रा करवा रहे हो तो आ के नीचे आ की मात्रा लिखना है, उसके नीचे लिखना है क आ का। तो इसको जनरली 12 खड़ी बोलते हैं। आई थिंक मेरे हस्बैंड को पता था, हम लोग तो सीधे किए थे जैसे स्कूल में पढ़ाते थे। वो भी आपको मार्केट में मिलता है, 12 खड़ी का एक चार्ट मिलता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। जैसे उसमें लिखा रहता है क का की कू कू के कै को कौ क, ऐसे लिखा रहता है। तो ये आपको लिखवाना भी है डेली और पढ़ाना भी है। शॉर्टकट कोई नहीं है गाइस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और मैं आपको श्योर ये बोलती हूँ कि 1 साल लगे चाहे 2 साल लगे, लेकिन बच्चा ज़रूर सीखेगा। अगर मेरा बच्चा इतना स्लो था स्टडी में, वो सीख गया गाइस, तो आपके बच्चे भी ज़रूर सीखेंगे। आपको सिर्फ एफर्ट करते रहना है। तो ये तो हो गई पहला कमेंट। और दूसरा कमेंट एक और रहता है, जो लोग यूएसए में रहते हैं बाहर, तो वो मुझसे कई बार पूछते हैं कि यहाँ के स्कूलों को कोऑपरेशन कैसा है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। तो आप लोग हमें सजेस्ट करें कि हम लोगों को यूएसए से शिफ्ट हो जाना चाहिए इंडिया। तो उसके लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी गाइस कि अगर आप फाइनेंशियली, आपका सेटअप वहाँ पे फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा है एज़ कंपेरिजन टू अगर आप इंडिया आते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है यूएसए छोड़कर इंडिया आने के लिए। ठीक गाइस, क्योंकि जब हमारे बच्चे, अगर हम लोग एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो हमारे लिए जो मनी है, जो हमारा फाइनेंशियल लेवल है, वो ज़्यादा मैटर करता है, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उस चीज़ को आप लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर फाइनेंशियली आपको वहाँ लगता है कि हम लोग अच्छे सेटल हैं, तो आप वहाँ से आने का, यहाँ का जो डिसीजन है इंडिया का, वो आपको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप चाहे इंडिया में चले जाओ, चाहे आप यूएसए में चले जाओ, आई थिंक किसी भी कंट्री में चले जाओ, जो स्कूलिंग में जो प्रॉब्लम आती हैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, वो मुझे लगता है आपको हर जगह पे फेस करनी पड़ेंगी। इंडिया के पेरेंट्स को भी आप पूछ लो, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो ताकि जो लोग यूएसए में रह रहे हैं और यहाँ पे आने का प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को भी आपका भी एक्सपीरियंस उन लोगों को मिल जाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही पड़ती है, आप लोगों को खुद सॉल्व करनी पड़ती है। और उसका क्या इलाज है, इसके ऊपर मैंने स्कूलिंग ऑफ एन ऑटिस्टिक चाइल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, लंबा वीडियो बनाया है मैंने। आप उस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखो। आपको पूरे का पूरा नॉलेज मिलेगा कि आपको स्कूल में जाके कैसे कन्वर्सेशन करना है और कैसे तालमेल बिठाना है अपने और टीचर्स के साथ और अपने बच्चे के साथ। तो वो चीज़ें आप ज़रूर देखिए, आपको 100% हेल्प हो जाएगा उस चीज़ का। तो ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि एक और चीज़ आ रही है कि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं। जब से मैंने वर्चुअल ऑटिज्म का वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे को क्लासिक ऑटिज्म है या वर्चुअल ऑटिज्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए कि वर्चुअल है या क्लासिक है, दोनों के सिम्टम सेम होते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। तो आपको सिर्फ ओटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप जानना ही चाहते हो कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जनरली क्या होता है, वर्चुअल ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे का स्पीच पहले बहुत ही अच्छा होता है, उसका अटेंशन भी बहुत अच्छा होता है बिफोर स्क्रीन टाइम। क्लासिक ऑटिज्म में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पहले कुछ शब्द बोलता है, लेकिन उसके बाद वो स्पीच चली जाती है। ये केस क्लासिक ऑटिज्म में भी देखा गया है। अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, तो वो भी पहले थोड़ा अटेंटिव था, आई कॉन्टेक्ट भी देता था, थोड़ा करता था वो। लेकिन आई थिंक जो वर्चुअल ऑटिज्म होता है, उसमें बच्चे का स्पीच पहले काफ़ी अच्छा होता है, वो काफ़ी हद तक वो बिल्कुल उसकी जो ग्रोथ है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह होती है बिफोर स्क्रीन टाइम। और अगर हम लोग अपने क्लासिक ऑटिज्म वाले बच्चों को देखो, तो हम लोगों को शुरू से ही ये चीज़ बाय बर्थ, आई थिंक 2-3 मंथ के बाद ही मुझे फील होने लग गया था कि कुछ ना कुछ चीज़ जो है उसमें अलग आ रही है। तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं हम लोग, वो हम लोगों को कहीं ना कहीं डाउट दिमाग में पड़ जाता है कि स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जबकि वर्चुअल ऑटिज्म में ये सब प्रॉब्लम जो है वो स्क्रीन टाइम के बाद शुरू होती हैं। और आई थिंक कई बार इन केसेस में स्पीच बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं होता है, स्पीच फिर भी होता है।
थोड़े बहुत बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन फिर भी डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये चीज़ें आपको, अगर आपको करना ही है डिफरेंस, तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास आप लोग जा सकते हैं। और अगर आप नहीं भी चाहते हो तो चुपचाप आप जो ऑटिज़म का ट्रीटमेंट है वो आप कीजिए, ओटी कीजिए। वर्चुअल ऑटिज़म है तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा, और क्लासिक ऑटिज़म है तो वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। तो इन चीज़ों में आप मत पड़िए। और ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है वर्चुअल ऑटिज़म का वीडियो बनाना कि जो पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम हद से ज़्यादा दे रहे हैं, उनके लिए एक अलार्म है ये कि वो इस चीज़ को स्टॉप कर दें ताकि बच्चा ऑटिज़म में ना जाए। तो उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट है, कुछ पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मेरा बच्चा बेड पे जंप करता है। आई थिंक कुछ बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा पानी और सोप से खेलता है, उसको कैसे रोकें। तो गाइज एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि ऑटिस्टिक ही हैं, बट बच्चे तो हैं ना, उनको भी मस्ती करनी है। प्रॉब्लम ये है कि बेचारे ये बच्चे जो भी हरकत करते हैं, चाहे ये मस्ती ही कर रहे हैं, बेचारे थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं कि नहीं ये रॉन्ग ही बिहेवियर है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी इम्प्रूव करना है, इसको भी इम्प्रूव करना है। नहीं, इसको हर चीज़ को आप इम्प्रूव करने के पीछे मत पड़िए। इस तरह से तो आप बच्चे की जो आज़ादी है, उसका जो इंजॉय है वो करना है, वो लाइक नॉर्मल किड्स, वो चीज़ भी आप छीन रहे हो। वो चीज़ मत कीजिए। उससे क्या होगा, अगर आप बच्चे को अपना इंजॉय भी नहीं करने दोगे तो वो और ज़्यादा एग्रेशन में आएगा, वो और ज़्यादा फील करेगा कि ये कैसा जेल से भरा हुआ एनवायरनमेंट है जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। बेड पे जंप करता है तो क्या प्रॉब्लम है गाइस, आप उसको नीचे उतार दीजिए या फिर किसी और एक्टिविटी में एंगेज कीजिए। या पानी से खेलता है, साबुन से खेलता है, तो ऑफकोर्स जब बाथिंग टाइम होता है तो अब आप उनको अलाउ कीजिए खेलने के लिए, क्योंकि पानी और ये बहुत ही रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ होती हैं एक्चुअली, जो पानी से खेलना है। मेरा बेटा भी जब सुबह नहाता है तो वो बबल बनाता है, नहाते नहाते पानी से खेलता है, तो खेलने दीजिए, वो तो नॉर्मल बच्चे भी खेलना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि हद से ज़्यादा मत सोचिए, हद से ज़्यादा नहीं सोचना है। थोड़ा बहुत फ्रीडम देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मैंने पहले भी बोला था, फ्रीडम बच्चे को दोगे तो एक तरफ से आप ये भी इंश्योर करोगे कि मेरे बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल बच्चों की तरह जा रही है। वो खुद से भी जितना ज़्यादा थोड़ा सा आप फ्रीडम देने का कोशिश करते हो ऑटिस्टिक बच्चों को, वो खुद से भी वर्ड को, जो हमारा आउटर वर्ड है या उनकी सेल्फ अवेयरनेस है, उसको खुद भी एक्सप्लोर तभी करेंगे ना जब थोड़ा सा फ्रीडम देंगे। हर चीज़ में आप चिक चिक डाल के रखोगे, हर चीज़ में आप बोलोगे कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो, तो फिर दोनों के लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप समझिए, अपने बच्चे को स्पेस देना सीखिए, उसकी भी जो लाइफ है, उसके जो भी कंडीशन है, तभी मैं बोलती हूँ उसको थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट कीजिए गाइज। उनको थोड़ा सा खुला भी छोड़ना है हम लोगों को। हर चीज़ करवानी है हमें, उनको लर्निंग भी करवानी है, एक्टिविटीज़ भी सिखानी है, पब्लिक प्लेस पे जाके पब्लिक बिहेवियर भी सिखाना है, प्लस उनको अपनी फ्रीडम भी देनी है। तो ये चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। नेक्स्ट है, एक और मैं आपको थोड़ा सा सजेशन देना चाहूँगी ओटी और स्पीच थेरेपी के केस में। तो कई सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि क्या ओटी और स्पीच थेरेपी सेम टाइम पे ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है, जैसे मैंने अपने बच्चे के केस में किया था, सबसे पहले हम लोगों को आई थिंक 1 ईयर तक सिर्फ ओटी करवाना चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप स्पीच थेरेपी के लिए जाते हो, बच्चा हाइपर रहता है या फिर ऑटिज़म की वजह से बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बच्चा स्पीच थेरेपी में कोऑपरेट ही नहीं करता है, तो मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे वो मनी का वेस्टेज होता है एक्चुअली। स्पीच थेरेपिस्ट तो आपको मना नहीं करेगा कि हम मत आओ, वो तो उसका जॉब है। तो मुझे लगता है कि अगर 2.5 ईयर का है तो आप उस टाइम पे थोड़े टाइम 6 मंथ्स या 7 मंथ या अप टू 1 ईयर आप ओटी ही करवाएं। फिर उसके बाद जब बच्चे का थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेशन और बिहेवियरल इश्यूज़ कम हो जाते हैं, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाता है, फिर आप स्पीच थेरेपी के लिए जाएं तो उसका आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये मेरा ओपिनियन है। एंड एक ये चीज़, काफ़ी सारे बिहेवियरल इश्यूज़ जो होते हैं उन चीज़ों को आप ख़त्म कर सकते हैं अगर आप बच्चे को अच्छी तरह से एंगेज करना जानते हैं और उसके साथ अच्छी तरह से इंटरेक्शन करते हैं गाइस। ये ज़रूरी नहीं है जब बच्चा छोटा है या बड़ा है, 5 ईयर से ऊपर है या 5 ईयर से नीचे है, आपको ये चीज़ हमेशा इंश्योर करनी पड़ेगी आई थिंक अडल्ट एज तक कि आप बच्चे को अच्छी तरह से एंगेज कर पा रहे हैं एक्टिविटीज़ में और पूरा दिन आप उनके साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे।
जितना ज़्यादा आप बच्चे को थोड़ा सा लॉस्टिंग से बचाएंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है। और इसी बीच आपको बच्चे को इस तरह से फ्रीडम देना है, इस तरह से आज़ादी देना है कि बच्चा उस फ्रीडम वाला जो टाइम आप बच्चे को देते हो उसमें भी बच्चा कुछ ना कुछ इंजॉय करे या कुछ ना कुछ लर्निंग करता रहे। उसमें वो नहीं है कि फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं है कि वो बैठ के फिर से कार का व्हील पकड़े और उसको गोल गोल घुमा कर देखते रहे। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा 6 इयर्स का है, अभी भी लाफिंग करता है, ये करता है या वो करता है। तो उसका सलूशन यही है कि आपको बच्चे को एंगेज तो करना पड़ेगा, क्योंकि खुद से ये बच्चे एंगेज तो होते नहीं हैं, आपको पता ही है। या तो ये जंप करते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, या फिर चुपचाप बैठ के वो लॉस्टिंग वाला हैबिट इनका आ जाता है। तो ये अच्छा है कि आप घर का काम भी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा उनसे इंटरेक्ट करते रहिए। और जो एक्टिविटीज़ आप बच्चे को सिखाते हो आदत डालिए कि बच्चा उन एक्टिविटीज़ को इंडिपेंडेंटली भी करना सीखे, ताकि जब आप किसी और काम में लगे हुए हो तो बच्चा उन एक्टिविटीज़ को खुद करता रहे और इन्जॉय करता रहे। मैं आगे कुछ एक्टिविटीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो अर्नब अकेले टाइम में करता रहता है, तो उसके लिए मैं शायद ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगी। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज़म का अवेयरनेस लोगों में, सोसाइटी में जाए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।